मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि पैसे के साथ कैसे काम किया जाए ताकि इसे आकर्षित करना आसान हो जाए। यदि कोई इस वस्तु के पीछे के मनोविज्ञान साइकोलॉजी को समझ ले तो बहुत सारा धन आकर्षित कर सकता है। पैसा दुर्लभ नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं के लिए उपलब्ध है जो पैसे के खेल के नियमों को जानते हैं। इस पुस्तक को अभी पढ़ें और पैसे के मनोविज्ञान साइकोलॉजी को सीखें और अबंडेंस को आकर्षित करें। कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा होने पर भी हमेशा एक मीडियोकर जीवन ही जीते रहते हैं, और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आप चाहे माने या न माने, इस समय पैसे को लेकर जो आप फैसला ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेगा। तो क्यों ना अभी से पैसे के मनोविज्ञान साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से जल्दी फ़ायदा लिया जाए। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही किताब के बारे में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे मॉर्गन हाउसल ने लिखा है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के लेंस से परखती है। ये कई विषय पर एक ताज़ा नज़रिया देती है, जैसे कि बहुत सी पर्सनल फाइनेंस की किताब फोकस करती है ऐसी चीज़ पर जैसे स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक सेलेक्ट करें जाएं या एक पोर्टफोलियो बनाए जाए आदि। हाउसल लोगों और पैसा के बीच की रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं, इस पर पकड़ बनाने के लिए कि क्यों लोग खुद को कर्ज के बोझ तले दबाते हैं। आपको ब्याज दर जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको लालच को, सुरक्षा असुरक्षा को और सकारात्मकता ऑप्टिमिज्म को पढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ इस समरी को क्यों पढ़ें? मुझे कहना होगा, इस तरह के एक व्यावहारिक सवाल पूछने के लिए आपको बधाई। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो किताबों को पूरी तरह से पसंद करता है, मुझे उन्हें अच्छी तरह से पढ़ना, नोट्स लेना, उनकी शिक्षाओं के साथ प्रयोग करना और फिर उन पाठों को समराइज करना पसंद है जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। पैसे का मनोविज्ञान द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बताती है कि इंसान और पैसे के बीच जटिल संबंध होता है। इसके कारण कई बार पैसे के मामले में हम अपनी समझ से काम लेने की जगह अपनी भावनाओं को हावी हो जाने देते हैं और तर्कहीन तरीके से सोचने और काम करने लगते हैं। इसी मानव आचरण का विश्लेषण देते हुए लेखक मॉर्गन हाउसल ने हमारी सोच को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। इस लेख में हम इस किताब में दिए गए कुछ विचारों पर चर्चा करेंगे। द यूटिलिटी ऑफ मनी, पैसे की उपयोगिता। व्यक्ति जब समय के साथ धन इकट्ठा करता जाता है तो धीरे धीरे बाद में आने वाले अतिरिक्त धन की उपयोगिता कम होती जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है और वो 15,000 कमाने लगे तो उसके जीवन में इस अतिरिक्त 5,000 रुपये से काफ़ी सार्थक सुधार आ सकते हैं, जैसे अपने भोजन की गुणवत्ता में सुधार करना, बीमार होने पर एक बेहतर डॉक्टर का खर्च वहन कर पाना, अगर बहुत कम जगह में रह रहे हो तो थोड़ी खुली जगह में रह पाना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पहले से ही 10 लाख रुपए हर महीने कमाता है और वो 15 लाख कमाने लगे तो उस अतिरिक्त 5 लाख से उसके जीवन में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आ पाएगा। उसके पास पैसा तो बढ़ता रहेगा, पर चूंकि उसका जीवन स्तर पहले से ही लगभग श्रेष्ठतम है तो उसमें और सुधार की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ध्यान रखिए कि यहाँ हम सार्थक सुधारों की बात कर रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं स्टील की थाली की जगह सोने की थाली में खाना खाने लगा या 50 लाख की गाड़ी की जगह 1 करोड़ की गाड़ी में घूमने लगा, तो इसे आप सार्थक सुधार नहीं कह सकते, क्योंकि इससे उसके जीवन स्तर में मौलिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हमेशा इस बात से अवगत रहें कि एक सीमा के बाद आप कितना भी पैसा और कमा लें, इससे आपको कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। पैसे की सबसे बड़ी उपयोगिता बस यही है कि वो आपके जीवन में स्वतंत्रता ला सकता है। मजबूरी में आपको अनचाहा काम न करना पड़े, आप अपने पसंद का काम करने के लिए आज़ाद रहें, जब चाहें अपने परिवार और खुद के लिए समय निकाल सकें। बस इससे अधिक पैसा आपको और कुछ नहीं दे सकता। और जब आप अपने समय का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप काफ़ी हद तक खुश भी रह सकेंगे। इसलिए आपके पैसे का सबसे अच्छा उपयोग यही है कि वो आपको स्वतंत्र बनाए। सोशल कंपैरिजन, सामाजिक तुलना। दुनिया के अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि उन्हें कितने पैसे कमाने की ज़रूरत है, इसलिए वे सामाजिक तुलना करके अपने पैसे की आवश्यकता का आंकलन करते हैं।
वे बस ये देखते हैं कि उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी कितना कमा रहे हैं और फिर उन सबसे ज़्यादा या उनके बराबर कमाने का लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन इस तरीके में समस्या ये है कि इस दुनिया में लखपति भी बहुत हैं, करोड़पति भी बहुत हैं और अरबपति भी बहुत हैं। तो आप कब तक इन सब से आगे जाने के लिए दौड़ते रहेंगे? जीवन तो आपके पास एक ही है। इस दुनिया में समय भी आपके पास सीमित है। ऐसे में दौड़ते दौड़ते आपका पूरा जीवन ही निकल जाएगा और आप चैन की सांस ही नहीं ले पाएंगे। सामाजिक तुलना करने की जगह आप अपनी असली ज़रूरतों को समझिए और उनके हिसाब से अपनी आमदनी बनाने की कोशिश कीजिए। जब एक अच्छा जीवन स्तर बन जाए तो फिर जीवन के ज़रूरी आयामों पर भी ध्यान देना शुरू कीजिए, जैसे अपना परिवार, दोस्त, शौक, अपना आत्मसुधार, मानसिक शांति, स्वास्थ्य या फिर जीवन का एक बड़ा उद्देश्य, अर्थात अपनी ज़रूरतों की अच्छी तरह से पूर्ति हो जाने के बाद पैसे के परे सोचना शुरू कीजिए और अपने जीवन को एक बड़ा नज़रिया दीजिए। द लक फैक्टर, भाग्य कारक। किसी भी व्यक्ति की वित्तीय सफलता या असफलता में भाग्य और जोखिम बहुत बड़े कारक होते हैं। बिल गेट्स आज कंप्यूटर की दुनिया का सबसे बड़ा नाम अवश्य हैं, परंतु उनकी सफलता में भाग्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनका दाखिला जिस हाई स्कूल में हुआ था, वो उस समय दुनिया का एकमात्र ऐसा हाई स्कूल था जिसके पास एक कंप्यूटर था। 1968 में आम लोग कंप्यूटर का मतलब भी नहीं जानते थे, पर फिर भी उस स्कूल के गणित के अध्यापक ने बहुत मुश्किल से स्कूल के लिए कंप्यूटर की व्यवस्था की। इसके बाद भी कंप्यूटर की पढ़ाई को स्कूल ने अपने पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया था, परंतु 13 वर्ष की आयु के बिल गेट्स फिर भी अपने दोस्त पॉल एलन के साथ उस कंप्यूटर तक पहुंचे। और आगे क्या हुआ, ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जरा सोचिए, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 1968 में दुनिया में पढ़ाई करने की आयु वाले करीब 303 मिलियन बच्चे थे, जिनमें से केवल 18 मिलियन यूएस में रहते थे। बिल गेट्स की वॉशिंगटन स्टेट में उनमें से केवल 2,70,000 बच्चे थे, जिनमें से केवल 1 लाख सेटल एरिया में थे। उन 1 लाख में से भी केवल 300 बच्चे उस हाई स्कूल में गए और उनमें से एक थे बिल गेट्स। मतलब हर 10 लाख में से केवल एक ही बच्चे की किस्मत ऐसी थी जो ऐसे स्कूल में जा सकता जिसके पास कंप्यूटर लेने के लिए पैसा और बड़ी सोच दोनों एक साथ थी। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़े बड़े अरबपतियों से प्रेरणा ना लें, क्योंकि उनके जितना बड़ा भाग्य मिलना लगभग असंभव है। इसकी जगह ऐसे तरीके अपनाएं जिनमें वेल्थ क्रिएशन की अच्छी खासी संभावना हो, जैसे दीर्घकालिक निवेश, या फिर कोई ऐसा व्यवसाय शुरू करें जो पोर्टर के 5 फोर्स वाले मॉडल को या 5 मार्केट मस्ट हैव्स वाले मॉडल को पूरा करे। इन दोनों विषयों पर आपके लिए मैंने पहले ही वीडियो बनाए हैं, आप उन्हें नीचे दी गई लिंक्स के माध्यम से देख सकते हैं। द साइकोलॉजिकल टोल ऑफ लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक निवेश का मनोवैज्ञानिक कर। पिछले खंड में हमने बात की कि वेल्थ क्रिएशन के हमें ऐसे तरीके चुनने चाहिए जो आमतौर पर सफल हो ही जाते हैं, और ऐसे तरीकों की सूची में सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दीर्घकालिक निवेश, और उसी के साथ बात शुरू हो जाती है वॉरेन बफेट की। वॉरेन बफेट ने हमें दिखाया है कि आप एक औसत निवेशक ही क्यों ना हो, पर अगर आप अपने निवेश को लंबे समय तक बनाए रखेंगे तो आपका पैसा कंपाउंड होता ही चला जाएगा। वॉरेन बफेट के निवेश की वृद्धि लगभग 20% प्रतिवर्ष से हुई है, जो काफ़ी अच्छी है, पर बहुत ज़्यादा असामान्य नहीं है। उनकी तुलना में हेज फंड मैनेजर जिम सिमंस ने 66% प्रतिवर्ष की वृद्धि हासिल की है, लेकिन इसके बाद भी जिम सिमंस वॉरेन बफेट से 75% कम अमीर हैं। इसका कारण ये है कि वॉरेन बफेट ये 20% का सालाना रिटर्न लगभग 80 साल से ले रहे हैं। उन्होंने 11 साल की उम्र में ही निवेश करना शुरू कर दिया था। सिमंस को अभी इसका आधा समय ही हुआ है। तो वॉरेन बफेट केवल ज़्यादा समय निवेशित रहकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में आ गए। पर यह बात सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके निवेश के जीवन काल में कई तरह की स्थितियां आती हैं जो आपको मार्केट से पैसे निकालने के लिए मजबूर करती हैं। उदाहरण के लिए कोविड की शुरुआत में दुनिया भर के मार्केट इतने भयानक गिरे कि अच्छे अच्छे निवेशकों के पासीने छूट गए। कर्ज लेकर अल्पकालीन निवेश करने वालों के पास तो घाटा लेने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं था। ऐसे ही जब मंदी का दौर चलता है तो बाजार कई सालों तक मुनाफा ही नहीं देता और निवेशक को शक होने लगता है कि कहीं उन्होंने शेयर बाजार में पैसे डालकर गलती तो नहीं कर दी।
वहीं जब मार्केट अपनी ऊंचाइयों को छूत है तो लोग लालच में आकर अपने जीवन की पूरी कमाई मार्केट में डाल देते हैं। फिर मार्केट गिर जाता है तो उसके उठने का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन फिर एक समय पर जब पैसे की ज़रूरत आती है तो फिर गिरे हुए मार्केट से घाटे में पैसा निकलते हैं। इसलिए अगर आपके पास सब्र है तो ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए और बीच में पैसा निकालने के लिए कभी मजबूर न होना पड़े, इस बात को ध्यान में रखिए। मार्केट हमेशा आपकी भावनाओं और मानसिक प्रबलता को चुनौती देता रहेगा और इस सारे तनाव को झेलने के लिए आप तैयार होंगे, तभी दीर्घकालिक निवेश आपके काम आ पाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। लंबी अवधि का निवेश जोखिम मुक्त नहीं है। जब लोग लंबी अवधि का निवेश करने के लिए मार्केट में घुसते हैं तब उन्हें एक गलत धारणा ये रहती है कि उनके सारे स्टॉक्स लंबे समय में अच्छा मुनाफा ही देंगे, जबकि अगर हम वॉरेन बफेट को ही देखें तो पाएंगे कि उनके 400 से 500 स्टॉक में से कुछ 10 से 12% तक का मुनाफा ही देंगे। शेयर ने ही बहुत असाधारण मुनाफे दिए हैं। उनके साथ ही चार्ली मुंगर खुद बताते हैं कि अगर आप बर्कशायर हैथवे के कुछ शीर्ष निवेश हटा दें तो उनकी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बस ठीक ठाक ही निकल कर आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी से बड़ी नामी गिरामी कंपनियां भी असफल हो सकती हैं। एटलस साइकिल, वीडियोकॉन, यस बैंक जैसे बहुत से स्टॉक की कीमत का इतिहास देखकर आप इस बात को खुद समझ सकते हैं। इसलिए अगर आप लंबी अवधि का निवेश करते भी हैं तो ये हमेशा याद रखें कि आपके बहुत से निर्णय गलत साबित होंगे ही, लेकिन अगर उन्हीं में से कुछ ही असाधारण रूप से सफल हो जाते हैं तो आप काफ़ी प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा पैसा होने का आपके स्मार्ट होने से बहुत कम लेना देना है, लेकिन ज़्यादा इस बात से लेना देना है कि किस तरह आप बिहेव करते हैं। सही चीज़ों में एंगेज करें और चांस है कि आप सफल हो जाएंगे। इसी तरह से आप में कितनी भी बुद्धिमत्ता, समझ या अंदर की खबर हो, ये आपको गलत व्यवहार से उपजे परिणाम से नहीं बचा सकता है। किताब का हर अध्याय, चैप्टर, एक इंसान को पैसे के प्रति व्यवहार और रवैया, एटीट्यूड को दर्शाता है। कुछ व्यवहार अच्छे नतीजे की गारंटी देते हैं जबकि दूसरे व्यवहार विफलता के। तो चलिए फिर इस किताब के 12 महत्वपूर्ण पाठों को डिटेल में समझते हैं। पाठ 1, कोई पागल नहीं है। हर एक की एक अलग सोच होती है कि किस तरह यह दुनिया काम करती है। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया कई हालात, वैल्यूज़ और बाहरी प्रभावों से प्रभावित होता है। आपके अपने पैसे के साथ पर्सनल एक्सपीरियंसेस का दुनिया में होने वाली घटनाओं से लेना 0.000000001% है, लेकिन 80% इस बात से है कि आप किस तरह सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। कोई भी चीज़ आपके डर और अनिश्चितता की ताकत को नहीं रोक सकती है, चाहे आप कितना भी पढ़ लें या खुले विचारों वाले हो जाएं। हम सब ये सोचते हैं कि हमें पता है कि दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम इसे एक पतले से रेशम के बराबर भी अनुभव नहीं कर पाए हैं। अमेरिका में लॉटरी टिकट खरीदने वालों पर गौर करें। कम आय वाले लोग सालाना $400 खर्च कर देते हैं। ये नंबर हायर इनकम वाले लोगों को भी चौंका सकता है। इसे पैसे की एक उम्मीद या ख्वाहिश का नाम देकर कुछ लोग इसको सही ठहरा सकते हैं। बिना खुद को उनकी जगह पर रखे ये जान पाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। पार्ट 2, भाग्य और जोखिम। कोशिशों से आपके नतीजे तय होते हैं, लेकिन किस्मत और जोखिम भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूल्स में पढ़े जहां 1968 में कंप्यूटर हुआ करते थे। अगर शिक्षक बिल डूगल की कोशिश नहीं होती, जिन्होंने उस समय एक $3000 का कंप्यूटर खरीदा, तो इसकी संभावना कम है कि बिल गेट्स को वही करियर में सफलता मिलती। गेट्स खुद ये चीज़ मानते हैं कि अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। लेकसाइड में 3 बहुत बेहतरीन कंप्यूटर स्टूडेंट्स जो आपस में दोस्त भी थे, बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट एवंस। केंट एवंस को भी सक्सेस मिलना तय था, लेकिन उनकी ग्रेजुएशन से पहले ही एक दुर्घटना में मौत हो गई। इसे एक दुर्भाग्य के उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। किस्मत और जोखिम लेना, ये दोनों वो वास्तविकता है जो हर एक की जिंदगी में उसके खुद के प्रयास के अलावा भी उसके नतीजे पर असर डालती है। ये दोनों चीज़ें होती हैं क्योंकि सिर्फ आपके प्रयासों के दम पर ही आपको 100% नतीजे मिलने के लिए दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। किसी ऐसी घटना का जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका भी आपके ऊपर अच्छा खास प्रभाव पड़ सकता है। पार्ट 3, कभी पर्याप्त नहीं।
ये एक कहानी है लेखक कर्ट वॉनेगेट और जोसेफ हेलर की, जो एक अरबपति के पार्टी में शामिल होते हैं। कर्ट ने कहा कि ये अरबपति एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितना हेलर अपने लोकप्रिय उपन्यास नॉवल से आज तक नहीं कमा पाया है। हेलर ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा, वो है काफ़ी, इनफ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक जो आपके पास है उसे खतरों में डालने की कोई वजह नहीं बनती। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल ये है कि आप अपने गोल पोस्ट को मूव ना करने दें। खुद को दूसरे से तुलना करना एक गलती है। वेल्थ और जलन पैदा करने के लिए कैपिटलिज्म अच्छा है, लेकिन सामाजिक तुलना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती है। आपको इसे सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई मिल ही जाएगा। काफ़ी होने का मतलब है आपको ये पता हो कि किस चीज़ को अवॉइड किया जाए जिसके लिए आपको बाद में पछताना न पड़े। कई चीज़ें जोखिम लेने के लायक नहीं होती, चाहे उनसे कितना ही फ़ायदा क्यों ना हो। एक छोटी सी लिस्ट जैसे प्रतिष्ठा, आज़ादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी, जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप उस खेल का हिस्सा ही नहीं बने। पाठ 4, उलझा कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट के पैसों के पीछे एक साधारण सा तथ्य है। वो सिर्फ एक अच्छे निवेशक नहीं हैं, वो लगातार 75 साल तक एक अच्छे निवेशक रहे हैं। इनकी फाइनेंशियल सक्सेस को एक फाइनेंशियल बेस में बांधा जा सकता है जो उन्होंने अपने शुरू के सालों में बनाया था और बाद में उसे लंबा समय तक बनाया रखा। इन्वेस्टिंग उनका स्किल है, लेकिन उनका सीक्रेट है समय। अच्छी इन्वेस्टमेंट हमेशा सबसे ज़्यादा रिटर्न्स के बारे में नहीं होती, ये उन अच्छे रिटर्न्स के बारे में है जिनके साथ आप चिपक कर रहे हैं और लंबे समय तक में दोहरा सके। और यहाँ पर कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। पैसा प्राप्त करना और पैसा रखना पूरी तरह से अलग चीज़ें हैं और पूरी तरह से अलग मानसिकता और रणनीतियों की आवश्यकता होती है। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाने, आशावादी होने और अपने आप को वहां रखने की आवश्यकता होती है। पैसा रखने के लिए इसके विपरीत की आवश्यकता होती है। इसके लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है और यह भय होता है कि आपने जो बनाया है वह आपसे उतनी ही तेजी से छीना जा सकता है। पाठ 5, अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीज़ें हैं और इनके लिए बिल्कुल अलग मानसिकता और रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजीज चाहिए। पैसा पाने के लिए जोखिम लेने की ज़रूरत होती है, पॉजिटिव बने रहने और खुद को इसमें झोंक देने की। पैसा बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है ठीक इसके उलटे की। इसके लिए चाहिए विनम्रता और ये डर कि जो आपने कमाया है वो बहुत जल्दी आपके हाथ से निकल भी सकता है। माइकल मोरिट्स, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, कहते हैं, हम ये समझते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले इनाम पर आराम नहीं कर सकते। हम आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते। हम ये मानकर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सफलता आने वाले कल की सफलता में तब्दील हो जाएगी। माइंड होने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल अनब्रेकेबल होने का लक्ष्य बनाएं। इतना सक्षम बने कि मार्केट के उतार चढ़ाव सहन कर सकें और गेम में लंबे समय तक बने रह सकें ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। प्लान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई भी प्लान आपके प्लान के अनुसार नहीं जाएगा। हर योजना में गलती के लिए जगह रहती है। जितना आपको अपने प्लान को सफल बनाने के लिए एक खास चीज़ की ज़रूरत होगी, उतना कमज़ोर आपका प्लान होगा। आने वाले कल को लेकर आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक रहें, पर सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को लेकर भी सचेत रहें। पाठ 6, टेल्स, आप जीत गए। ये एक आर्ट कलेक्टर हाइंज बर्गरुएन की कहानी है। उन्होंने पिकासोस, ब्राक्स, क्लीज और मैटिसेस की एक अद्भुत संग्रह इकट्ठा की। लोग उसके कला में निवेश करने की कला से भौचक्के के रह जाते हैं। सच्चाई ये थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा संख्या में कला खरीद लिए थे। उनके संग्रह का कुछ हिस्सा ही मूल्यवान था। बर्गरुएन कई बार गलत भी हो सकता था, फिर भी आखिरी में वो सही निकलता था। कोई भी चीज़ जो विशाल हो, लाभदायक हो, प्रसिद्ध हो या प्रभावशाली हो, वो एक टेल इवेंट का नतीजा होती है, हज़ारों या लाखों में एक इवेंट की तरह। अब हम एक वेंचर कैपिटल मॉडल के बारे में बात करेंगे। अगर एक फंड 100 इन्वेस्टमेंट्स करता है तो वो 80% फेलियर का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, कुछ प्रतिशत अच्छा परफॉर्म करने का और 1 से 2% अच्छे रिटर्न का।
अगर स्टॉक मार्केट में विनर्स और लूजर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर विचार करें तो ज़्यादातर पब्लिक कंपनियां फेल हो जाती हैं। कुछ ही ठीक ठाक कर पाती है और कुछ होती है जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे जाती है। जब आप स्वीकार करते हैं कि टेल ही बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस में हर चीज़ को चलाती है, तो आप ये समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ें गलत जाएंगी, टूटेगी, फेल भी होगी, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। पार्ट 7। वेल्थ वह है जो आप नहीं देखते। द साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी। वेल्थ वो फाइनेंशियल एसेट है जो अभी तक किसी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं की गई है। हाउजल बताते हैं कि जब लोग कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, इसका असल में मतलब ये है कि वो $1 मिलियन खर्च करना चाहते हैं। $1 मिलियन खर्च करना करोड़पति बनने से बिल्कुल उल्टा है। वेल्थ और रिच के बीच में अंतर ये है कि लोग जो बड़े घर में रहते हैं और फैंसी कार चलाते हैं, वो रिच है। बड़ी इनकम वाले लोग रिच हैं, वो इस चीज़ को दिखाते हैं कि वो रिच है। वेल्थ छुपी हुई होती है। वेल्थ वो इनकम है जिसे सेव किया जाता है, ना कि खर्च। वेल्थ का होना है ऑप्शन का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना और ग्रोथ का होना। वेल्थ का मतलब है वो खरीदने में सक्षम होना जिसकी आपको ज़रूरत है। पार्ट 8। पैसे बचाएं। एक निश्चित इनकम लेवल के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो बचाते हैं यानी कि सेव करते हैं। दूसरे जो सोचते ही नहीं है कि वो पैसा बचा सकते हैं। तीसरे वो जिनको नहीं लगता कि उनको पैसा बचाने की ज़रूरत है। आपकी सेविंग रेट आपकी आय या इन्वेस्टमेंट रिटर्न से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोग क्या सोचते और महसूस करते हैं, इसके बारे में चिंता न करें। अपने समय के ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल होना और ऑप्शंस होना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्रा, करेंसी है। पार्ट 9। उचित तर्कसंगत और त्रुटि, एरर की गुंजाइश। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हिंदी। फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय बिल्कुल ठंडा होकर न रहे। उचित रहने का लक्ष्य रखें। वाजिब होना ज़्यादा रियलिस्टिक है और इसके साथ लंबे समय तक बने रहने की, जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखता है। पैसा बनाने के चांसेस समय के साथ बढ़ते जाते हैं। स्कॉट सेगन, जो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, कहते हैं, चीज़ें जो पहले कभी नहीं हुई वो पूरे समय होती रहती है। याद रखें कि बीते कल की परफॉर्मेंस आने वाले कल की परफॉर्मेंस का संकेत नहीं होती है। ब्लैक जैक और पोकर के प्लेयर्स को पता होता है कि वो संभावनाओं के साथ खेल रहे हैं, निश्चितों के साथ नहीं। सबसे बेहतर प्लान ये है कि उन चीज़ों के लिए प्लान किया जाए जो आपके प्लान के हिसाब से नहीं जाती हो। आप इसको गलती के लिए जगह होना भी कह सकते हैं। ये इकलौता तरीका है सुरक्षित रूप से ऐसी दुनिया को दिशा देने का जो कि अनिश्चितताओं से चलती है, न कि निश्चितताओं से। ऐसी चीज़ के लिए तैयार होना या उम्मीद करना बहुत मुश्किल है जिसे आप देख नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हैं? आप ये कर सकते हैं कि आप फेलियर के सिंगल पॉइंट को अवॉइड कर लें, फेलियर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। असफलता का सबसे बड़ा सिंगल पॉइंट ये होता है कि आप अपने खर्च और ज़रूरतों के लिए सिर्फ एक इनकम के सोर्स पर निर्भर रहते हैं, वो भी बिना किसी सेविंग्स के। बुरे दिनों का फंड एक अच्छा आइडिया है। उन चीज़ों के लिए पैसा बचाएं जिन्हें आप अनुमान या भविष्यवाणी नहीं कर सकते। पाठ 10। आप बदल जाएंगे। हम खुद के फ्यूचर सेल्फ के एक बहुत बुरे प्रिडिक्टर होते हैं। हमारी अभी की ज़रूरतें चाहते वो नहीं होती है जो हमारे फ्यूचर सेल्फ की ज़रूरतें और चाहते होंगी। लॉन्ग टर्म के लिए सोच पाना और इफ़ेक्टिवली डिसीजन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या सच्चाई को स्वीकार करें कि एक इंसान बदलाव होने के लिए ही बना है? आज जो आपके लिए मायने रखता है, हो सकता है आने वाले 10 साल में उसका कोई मतलब ही नहीं रहे। डूबा हुआ लागत, संक कॉस्ट, बीते हुए कल के बुरे फैसले को आगे बढ़ाते जाना जिसकी भरपाई होना अब संभव नहीं है। ऐसी दुनिया में जो लगातार बदल रही है, ये एक शैतान का काम करता है। ये हमारे भविष्य को हमारे अतीत का गुलाम बना देता है। ये उस अजनबी की तरह है जो आपकी ज़िंदगी के बड़े फैसले लेता है। जैसे कि आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया और बुरी तरह फेल हो गए। अब आप इसे जारी रखने का सोचते हैं क्योंकि आप बहुत पैसा लगा चुके हो, बिना ये सोचे कि आगे भी चलकर ये ज़रूरी नहीं है कि आप पैसा बना लेंगे। जो चला गया वो डूबा हुआ लागत, संक कॉस्ट है। ज़रूरी है कि हम होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी इंग्लिश। पैसों के साथ जुड़ी कई चीज़ों के लिए ये जानना है कि उसकी कीमत क्या है और उसे चुकाने के लिए तैयार रहना। सफल इन्वेस्टिंग एक कीमत मांगती है, लेकिन इसकी करेंसी डॉलर या सेंट नहीं होती।
ये होती है अस्थिरता, डर, शंका, अनिश्चितता और पछतावा। ये सारी चीज़ों को अनदेखा करना आसान है, जब तक कि हम असली में इन्हें फेस नहीं कर लेते। बहुत कम लोग में ये कहने का स्वभाव होता है कि ठीक है, अगर मैं अपना 20% पैसा गवा देता भी हूँ, तब भी मैं ठीक हूँ। लेकिन अगर आप अस्थिरता को एक फीस की तरह देखने लगते हैं, तो चीज़ें अलग दिखती है। जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म में मार्केट के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। पाठ 11। निराशावाद का प्रलोभन। नेगेटिव सोच, सिर्फ सकारात्मक पॉजिटिव सोच ये स्मार्ट भी लगती है। यह आपको बुद्धिमत्ता के तौर पे बंदी बना लेती है, और हम इस पर सकारात्मकता से ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर आप किसी को ये बताएंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो या तो आपसे वो दूर निकल लेंगे या आपको उलझन भरी निगाहों से देखेंगे। किसी को ये बताएं कि उन पर खतरा है और आपको उनकी पूरी अटेंशन मिलेगी। डैनियल कैनहेमन कहते हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस और एक्सपीरियंस के पावर के बीच की असामनता का एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। ऑर्गेनिजम्स खतरों को अवसरों से ज़्यादा ज़रूरी मानकर काम करते हैं। उनके जीवित रहने और रिप्रोड्यूस करने के मौके ज़्यादा बनते हैं। 2000 में जब तेल के मूल्य बढ़े, कुछ खास तरह से तेल निकालना इकोनॉमिकली संभव हो सका। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और मानवता अनंत इन्फिनिट रूप से इनोवेटिव है। लोग बाधाओं और समस्याओं को नए समाधान सॉल्यूशन के साथ जवाब देते हैं। खतरों के साथ समान परिमाण के समाधान भी आते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री का ये एक कॉमन प्लॉट है, जिसे अक्सर नकारात्मक विचारक द्वारा भुला दिया जाता है। प्रोग्रेस धीमी होती है, लेकिन झटके और आपदा जल्दी और ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। रातों रात बहुत सारी संधियां ट्रीटीज होती हैं, लेकिन शायद ही कभी रातों रात चमत्कार होता है। ग्रोथ बनती है कंपाउंडिंग से, जो कि हमेशा समय लेती है। डिस्ट्रक्शन होते हैं फेलियर के सिंगल पॉइंट, जो कि कुछ सेकंड्स में हो जाते हैं, और कॉन्फिडेंस लूज होना वो भी एक झटके में हो जाता है। पाठ 12। कबूलनामा कन्फेशन। इस लेसन में लेखक कुछ अपने फाइनेंशियल बिहेवियर और विश्वास को हाईलाइट करते हैं। हाउसल के फाइनेंशियल डिसीजन की एक ही ड्राइव है, स्वतंत्रता। वो कम खर्च वाली एक्टिविटीज़ में खुशी खोजते हैं, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, पॉडकास्ट और लर्निंग। उनके पास कर्ज के पैसे से लिया हुआ घर नहीं है। वो ये मानते हैं कि हो सकता है कि ये एक बुरा फाइनेंशियल डिसीजन हो, पर एक अच्छा मनी डिसीजन है, क्योंकि इसमें कम से कम मन की शांति तो है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हाउसल। वो अपने 20% एसेट्स कैश में रखते हैं, जिसमें उनके घर की कीमत शामिल नहीं है। वो एक सेफ्टी नेट बनाने के लिए और इमरजेंसी में अपने स्टॉक्स बेचने से बचने के लिए ऐसा करते हैं। चार्ली मुंगर कहते हैं, कंपाउंडिंग का पहला नियम ये कहता है कि इसमें बिना वजह के रोक टोक न किया जाए। हाउसल अब किसी इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते। हाउसल ने सभी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में कर रखे हैं। कुछ लोग एवरेज मार्केट को आउट परफॉर्म कर देते हैं, ये बहुत मुश्किल है, और जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल। हर इन्वेस्टर को वो रणनीति चुननी चाहिए जिसके लक्ष्य पाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हों। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए लॉन्ग टर्म में लो कॉस्ट इंडेक्स फंड सबसे ज़्यादा रिटर्न देकर जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये समरी आपको पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप किताब के सभी पाठों को अपनी ज़िंदगी में अपनाकर अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना पाएंगे। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब की समीक्षा, बुक रिव्यू। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में मॉर्गन हाउसल इनसाइट्स प्रदान करता है कि लोग पैसे और साइकोलॉजिकल बायसेस के बारे में कैसे सोचते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। उनका तर्क है कि सफल इन्वेस्टिंग केवल फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझने या सही उपकरणों तक पहुंच के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी भावनाओं और साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज दो को महारत हासिल करने के बारे में भी है। हाउसल की लेखन शैली आकर्षक है, और वह अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए एनेक्डोट्स और वास्तविक जीवन के उदाहरणों का उपयोग करते हैं। वह इम्पल्सिव निर्णयों से बचने, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव विकसित करने और फाइनेंशियल सफलता में भाग्य की भूमिका को समझने के महत्व पर चर्चा करते हैं। किताब की एक ताकत ये है कि यह अच्छी आदतें विकसित करने के महत्व और निवेश के लिए एक कंसिस्टेंट अप्रोच पर जोर देती है।
हाउसल का तर्क है कि जो लोग अपने पैसे का प्रबंधन करने में सफल होते हैं, जरूरी नहीं कि उनके पास उच्च आईक्यू या अंदरूनी जानकारी, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तक पहुंच हो। इसके बजाय वे साउंड प्रिंसिपल्स और अपने लक्ष्यों की स्पष्ट समझ के आधार पर निवेश करने के लिए एक अनुशासित और धैर्यवान दृष्टिकोण रखते हैं। कुल मिलाकर द साइकोलॉजी ऑफ मनी इन्वेस्टिंग के मनोविज्ञान और बेहतर फाइनेंशियल निर्णय लेने के तरीके के बारे में अधिक जानने में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन